जब 200 रिश्तेदारों के भरे मजमे में वो थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा तो हाल में गूंजने वाले कहकहों ने मेरी रूह को कुचल कर रख दिया। अब्बा ने धार कर कहा था, घुटनों के बिल बैठकर मुआफी मांगो। लाहौर के एक महंगे हाल में रोशनियों का सैलाब उतरा हुआ था। 200 के करीब खानदानी रिश्तेदार मौजूद थे और उन सब की नजरें मुझ पर जिमी हुई थीं। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरे कानों में साई साई होने लगी और गिलासों की केंकेनाहट एक लम्हे में थम गई। जो कुछ चराया है खामोशी से वापस करो और घुटनों के बिल बैठकर मुआफी मांगो। अब्बा की आवाज पूरे हाल में गूंजी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो अपने काले सूट में किसी जाबिर हुक्मरान की तरह मेरे सामने खड़े थे। दूसरी तरफ मेरी सौतेली माँ सहबाक ने अपनी कांपती हुई उंगलियां अपने गिले पर रखी हुई थीं। उनके गिले का हीरे का हार तो चमक रहा था मगर उसके साथ का कीमती ब्रेसलेट गायब था। उन्होंने जानबूझकर ये तमाशा खड़ा किया था ताकि पूरा खानदान मुझे चूर समझे। मैंने इसे अपनी अलमारी के पास देखा था। सहबाक ने बनावटी आंसू बहाते हुए कहा, यह लड़की शुरू से ही मुझसे और इस खानदान से नफरत करती है। रिश्तेदारों में सरगोशियां खंजर की तरह चलने लगे। मेरी कजिन मायरह ने तंजना कहा, ला स्कूल किया चली गई, खुद को खुदा समझने लगी थी। सहबाक ने फौरन लुकमा दिया, वजीफों स्कॉलरशिप्स पर पढ़ने से खानदानी वजादारी और शराफत नहीं खरीदी जा सकती। अब्बा ने दोबारा हाथ उठाया। इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की, ना ही मैं पीछे हटी। यही मेरी पहली फतह थी जिसने उनके अंदर एक खौफ पैदा किया। इससे पहले कि अब्बा का हाथ दोबारा मेरे चेहरे पर पड़ता, हाल के अकबी रास्ते से चचा रहमान की आवाज आई, रोको। ये ब्रेसलेट तो बाथरूम में गिरा हुआ था। उन्होंने ब्रेसलेट 2 उंगलियों से पकड़कर हुआ में लहराया। पूरे हाल पर जैसे कब्रिस्तान का सन्नाटा छा गया। सहबाक का चेहरा वही मुंजमद हो गया और अब्बा का उठा हुआ हाथ धीरे से नीचे गिर गया। वो रिश्तेदार जो अभी मुझे हिकारत से देख रहे थे, अचानक हाल के पर्दों, अपने जूतों और शरबत के गिलासों को ऐसे तकने लगे जैसे दुनिया की सबसे दिलचस्प चीजें वही हो। मैं खड़ी रही। मुझे मालूम था कि कोई मुआफी नहीं आएगी। अब्बा ने अपनी आस्तीन के कफलिंग्स दुरुस्त करते हुए बड़े सपाट लहजे में कहा, अगर तुम इतनी मशकूक हरकत ना करती तो ये सब ना होता। मेरे अंदर सब कुछ साकित हो गया। टूटा कुछ नहीं, बस एक फैसला जिम गया। सहबाक ने सूरत-ए-हाल संभालते हुए कहा, चली शुक्र है मिल गया। अब शाम खराब करने की जरूरत नहीं, गाने बजाने का सिलसिला शुरू करें। म्यूजिक दोबारा शुरू हो गया। मैंने अब्बा की आंखों में देखा, अपने सब के सामने मुझ पर हाथ उठाया। उनका जबड़ा भींच गया, तुमने इस खानदान को शर्मिंदा किया। मैंने नहीं, मैंने धीमे लहजे में कहा, अपने खुद को शर्मिंदा किया है। सहबाक ने आगे बढ़कर मेरे कान में फोन का जुबान संभाल कर बात करो, लड़की। तुम्हारा इस घर और जायदाद पर कोई हक नहीं है। मैंने एक सर्द मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि वो गलत थी। वो कोठी, वो हाल, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां और बिजनेस के वो शेयर्स जिनका अब्बा हर महफिल में फखर से जिक्र करते थे, उनमें से कुछ भी उनका नहीं था जितना वो समझ रहे थे। 6 माह पहले मेरी मरहूमा दादी के वकील ने मुझे एक सच बताया था और आज रात इस हाल के सीसीटीवी कैमरों ने सहबाक की बदनीयती का आखिरी सबूत भी रिकॉर्ड कर लिया था। मैं मुड़ी और हाल से बाहर निकल आई। अब्बा पीछे से चिल्लाते रहे मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। अगली सुबह सूरज निकलने तक सहबाक ने खानदानी व्हाट्सएप ग्रुप में कहानी बदल दी थी। इसने एक लंबा चौड़ा जहर आलूद मैसेज भेजा, कल रात का वाकया बस एक माँ का खौफ था। कुछ लोग जज्बात में गलत समझ गए। अल्लाह हमारे खानदान को हसदों की नज़र से बचाए। रिश्तेदारों ने दिल वाले इमोजीज भेजना शुरू कर दिए। मायरह ने लिखा, कुछ बेटियों को ड्रामा करने की आदत होती है। अब्बा ने कुछ नहीं लिखा। मैं अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में बैठी चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा रखे हुए थी। मेज पर 3 चीजें पड़ी थीं, दादी की वसीयत की कापी, हाल की सीसीटीवी फुटेज वाली यूएसबी और वकील अरशद अली का भेजा हुआ एक बंद लिफाफा। अरशद अली वही खानदानी वकील थे जिन्हें अब्बा ने 2 माह पहले नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि वो अब्बा के काले करतूतों से वाकिफ थे। ठीक 9 बजे फोन बजा। अलीना, क्या तुम तैयार हो? वकील अरशद ने पूछा। मैंने शीशे में अपने सूजे हुए गाल को देखा, वो तैयार नहीं है चचा। दादी की वसीयत बिल्कुल साफ थी। वो सहबाक पर कभी भरोसा नहीं करती थी और अब्बा की नीयत से भी वाकिफ थी। उन्होंने वो आलीशान कोठी और इंपोर्ट बिजनेस के ज्यादातर शेयर्स मेरे नाम किए थे। अब्बा को इस घर में रहने और बिजनेस चलाने की इजाजत सिर्फ चंद सख्त शराइत पर थी। कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, खानदान के किसी फर्द के साथ ज्यादती नहीं होगी और जायदाद पर कोई नाजायज लोन नहीं लिया जाएगा। सहबाक और अब्बा ये तीनों शराइत तोड़ चुके थे। पिछले कई माह से मैं स्कूल की क्लासों के बाद बैंक स्टेटमेंट्स और फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स का जायजा ले रही थी। उन्होंने दादी के ट्रस्ट के पैसों से सहबाक के भाई की शेल कंपनी में लाखों रुपए मुंतकिल किए थे। और कल रात उन्होंने मुझे वो सबूत दे दिया जिसकी जायदाद के कागजात में कमी थी, बदनीयती, सरनाम तजलील और जिस्मानी तशद्दुद। दोपहर को सहबाक का फोन आया। तुम जैसी बदजात लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी, वो फोन उठाते ही चलाई। अब उसके लहजे में कोई शराफत नहीं थी। सुबह बखैर सहबाक, मैंने सुकून से कहा। तुम्हारे अब्बा शदीद गुस्से में हैं। तुमने सबके सामने उन्हें एक जालिम बाप बनाकर पेश किया। वो जालिम ही हैं।
तुम्हें लगता है इस एक थप्पड़ से कुछ बदल जाएगा? वो तंजिया हंसी। सब ने देखा कि तुम चोरों की तरह खड़ी थी। सब ने यह भी देखा कि ब्रेसलेट बाथरूम से मिला था। एक लम्हे का सन्नाटा छाया। फिर इसने दबी आवाज में कहा, तुम्हें वक्त पर घुटनों के बिल बैठना सीख लेना चाहिए था। मैंने दादी की वसीयत पर हाथ रखा। अजीब बात है, मेरी दादी ने अपनी डायरी में आपके बारे में भी यही लिखा था। इसका सांस उखड़ गया। क्या मतलब? उन्होंने बहुत तफसील से नोट लिखे हैं सहबाक, मैंने कहा और फोन काट दिया। 10 मिनट बाद मायरह ने इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें सिर्फ अब्बा मुझे चूर कह रहे थे, ब्रेसलेट मिलने वाला हिस्सा गायब था। नीचे कैप्शन था, जब चूर खुद को मजलूम जाहिर करे। शाम तक इस वीडियो को हजारों लोग देख चुके थे। आखिरकार अब्बा का फोन आया। ये सब खत्म करो, उन्होंने हुक्म दिया। आपका मतलब है सच सामने लाऊं? मेरा मतलब है अपनी औकात में आओ। आज रात घर आओ और सहबाक से सबके सामने मुआफी मांगो। मैंने एक सर्द और तेज कहकहा लगाया। अब्बा, अपने जलील करने के लिए गलत बेटी का इंतखाब किया है। उन्होंने गाली दी, मगर मैंने फोन काट कर दादी के ट्रस्ट के ऑफिशियल बोर्ड को एक ईमेल सेंड कर दी जिसका सब्जेक्ट था, शराइत की खिलाफ वर्जी, कोठी और बिजनेस का कंट्रोल फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। और नीचे तमाम सबूत मुंसलिक थे। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो अब्बा की कोठी के बाहर अदालती कारिंदे और पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। गुरूर के नशे में चूर सहबाक और अब्बा के चेहरों पर अब वो रौनक नहीं बल्कि वो हौलनाक खौफ था जो इंसान को तब लगता है जब उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाए। जिंदगी वाकई एक दायरा है। जो थप्पड़ उन्होंने मुझे मारा था, इसकी गूंज अब उनकी अपनी बर्बादी बनकर लौटी थी।